वेरी गुड मॉर्निंग। सो वही इनकम टैक्स में आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस या RFH भी कहते हैं, या अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, किराया मुक्त मकान। अब ये किराया मुक्त मकान की जो सुविधा है वो किस रूप में मिल सकती है? तो ये मिल सकती है मकान के रूप में, फ्लैट या किसी प्रकार का फार्म हाउस है, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, इस तरह के शिप्स वगैरह में भी ये फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। और कौन दे रहा है? बनी सी बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, एक वर्ड आया है मोटल्स। मोटल्स का मतलब जो है कुछ अच्छे तरह के ढाबे मतलब ये कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी अच्छी खासी है। सिर्फ वैसे ढाबे नहीं कि जो हाईवे पे हो तो और हम खाना खाए और निकल लिए, वैसे वाले ढाबे नहीं, कुछ बहुत ही अच्छे तरह के, जस्ट लाइक होटल्स की तरह होती हैं मोटल्स। तो वहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। अच्छा, अब इनका वैल्यूएशन कैसे करें, मूल्यांकन? इसमें एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कौन? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स टैक्स पेयर, जिनका हम वैल्यूएशन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कर रहे हैं, कंप्यूटेशन। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेकेंड वन इज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब नॉन गवर्नमेंट में क्या? तो जो इन कैटेगरी में नहीं आ रहे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉयज़, तो बचे हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आएंगे और उनका वैल्यूएशन होगा। जैसे बैंकिंग एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स बैंकर्स हैं, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं। लोकल अथॉरिटीज़ मतलब क्या भाई? नगर निगम, नगर पालिका या विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह। या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज, फर्म्स, इन सब के एम्प्लॉयज़, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, बाकी बचे हुए सब एम्प्लॉयज़ जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूएशन किस तरह से हो रेंट फ्री हाउस का? तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यदि मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसका जो रेंट है उस रेंट फ्री हाउस का अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है इसका वैल्यूएशन मकान का इतने रुपए पर मंथ होना चाहिए। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन हम कंसीडर करेंगे, भले चाहे फिर उसका फेयर रेंट कितना हो, एक्चुअल रेंट कितना ही कुछ हो, या कंसेशनल रेंट दिया गया हो, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। यदि मान लीजिए अच्छा खासा क्वार्टर्स दिए गए हैं या फिर बड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की गई है, और भले उसका किराया मान लीजिए 20,000 पर मंथ है, लेकिन यदि गवर्नमेंट कहती है साहब इसका जो रेंट है या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स इसका वैल्यूएशन 4,000 पर मंथ माना जाए, तो वो 4,000 पर मंथ ही रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन होगा। दैट मीन्स 48,000 फॉर अ ईयर। क्लियर है? ये एक बार फिर से समझे इसको। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि साहब इसमें जो है इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, आवास की सुविधा दी गई है, और गवर्नमेंट कहती है कि साहब इसका मकान का मूल्यांकन या इसका जो रेंट है वो पर मंथ इतना रुपये होगा। आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि इस तरह से जो है शासकीय नियमों के अनुसार इसका रेंट इतने रुपए हैं,
फिर भले चाहे उसका एक्चुअल रेंट या फेयर रेंट कितना ही हो, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। यदि 20,000 पर मंथ रेंट का एक मकान, गवर्नमेंट कहती है इसका रेंट 4,000 पर मंथ ही होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है, और 4,000 इंटू 12 दैट मीन्स 48,000 ये उसके मकान का मूल्यांकन, ये उसकी आवास सुविधा का मूल्यांकन कहलाएगा, वैल्यूएशन ऑफ RFH। अब जनरली यदि मान ली ये कहलाएंगे अनफर्निश्ड हाउस, ठीक है, या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी, असुसज्जित मकान। तो फिर सुसज्जित क्या, तो यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने उस मकान के साथ में टीवी, फ्रिज, AC या इस तरह के जो है होम अप्लाइंसेस की फैसिलिटीज़ भी दे रखे, घरेलू उपकरण इन सब के। जनरली आप देखेंगे जो क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो उन्हें इस तरह की यदि मान ली फैसिलिटीज़ मकान के साथ में, तो जो साथ में फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर मीन्स टीवी, फ्रिज, AC और होम अप्लाइंसेस है ना, उनकी कॉस्ट का 10% उस अनफर्निश्ड हाउस के वैल्यूएशन में ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। क्लियर है। यदि मान लीजिए जो कॉस्ट है सपोज जो है वो 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000, ये 48,000 में 20,000 प्लस कर दिए जाएंगे, दैट मीन्स इट इज़ वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। सुसज्जित मकान का मूल्यांकन 48,000 प्लस 20,000 यानी 68,000, 68,000 जो है वो सुसज्जित मकान का मूल्यांकन कहलाएगा। यदि ये जो होम अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर है, वो एम्प्लॉयर ने परचेस करके फिर वहाँ पे प्रोवाइड किया है। अच्छा, मान लीजिए ये जो फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर की मीनिंग इस सबसे है वो जो, ठीक है, टीवी, फ्रिज, AC और होम अप्लायंसेस। यदि फर्नीचर मान लीजिए उसने रेंट पर ले रखा, लेकिन ऐसा थोड़ा कम ही होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो इस सबको रेंट पर ले। मान लीजिए यदि रेंट पर लिया गया है तो फिर हम कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, और जो रेंट पेड किया गया है, एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराया, वो अनफर्निश्ड हाउस के वैल्यूएशन में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है ये? तो सिंपल है, एक बार फिर से देखें। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करना है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जो है जितना किराया बनता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है, मानते हैं साहब आपके कि यही किराया है। फिर हम फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट को इग्नोर करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मंथ, तो जनरली 12 मंथ्स। यदि एम्प्लॉयज़ ने 12 मंथ से कम वहाँ पर रहा है तो 10 मंथ से 8 मंथ से नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट मीन्स अनफर्निश्ड हाउस की या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ का वैल्यूशन हो गया। उसमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है ये? और यदि किराया दिया गया है तो फिर कॉस्ट नहीं लिखेंगे हम, फिर वो किराया को ही, जो रेंट है उसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, किराए का फिर 10% नहीं लेंगे, एक्चुअल में जो रेंट पेड किया गया है उसे हम ऐड करेंगे अनफर्निश्ड हाउस के वैल्यूशन। ठीक है, सिंपल है ये। अच्छा, ये तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के RFH का कैलकुलेशन। अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब वो सब जो उधर पे स्टेट और सेंट्रल में नहीं आ पाए थे, अब यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ जो है, तो इनकम टैक्स जो एक्ट है वो ये कहता है कि इनको 2 कैटेगरी में, 2 अलग अलग कंडीशन कह सकते हैं, उसमें बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ कि यदि मान लीजिए जो मकान है, हाउस प्रॉपर्टी या जो RFH है, वो एम्प्लॉयर का खुद का है, यानी ऑनर कौन है? एम्प्लॉयर है। तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन, उस शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा, कंसीडर की जाएगी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किस तरह से, तो देखिए अलग अलग हैं। यदि मान लीजिए एम्प्लॉय ऐसे स्थान पर या उस शहर में जॉब कर रहा है या वहाँ पे जहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है, वो इस तरह का शहर है कि जहाँ की पॉपुलेशन अप टू 10 lakhs, 10 लाख तक हो। पॉपुलेशन कितनी, लोगों की संख्या कितनी है? 10 लाख तक हो, तो सैलरी का 7.5%, वेतन का 7.5% लिया जाएगा। क्लियर है? उस शहर की जनसंख्या 10 लाख तक हो
up to 10 lakh, so 7.5% of salary will be considered for the calculation of RFH. Is it clear? Okay. यदि मान लीजिए अब 10 lakhs बट अप टू 25 lakhs हो, 10 लाख से ज़्यादा हो और कितनी 25 लाख तक हो, सो सैलरी का 10% लेंगे, वेतन का 10% लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, यदि 10 लाख तक की पॉपुलेशन हो शहर की जहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है, तो सैलरी का 7.5%। ठीक, और यदि 10 लाख से ज़्यादा बट अप टू 25 लैक्स हो तो 10% ऑफ सैलरी, और अब 25 लैक्स हो, 25 लाख से ज़्यादा, 25 लाख रुपए नहीं, 25 लाख जनसंख्या पॉपुलेशन, यदि 25 लाख से ज़्यादा हो तो सैलरी का 15%, 15% लिया जाएगा कैलकुलेशन में, यानी आरएफएच के कैलकुलेशन में। और कब? जबकि मकान जो है वो किसका है? एम्प्लॉयर का है। ऑनरशिप किसकी है? एम्प्लॉयर की, नियोक्ता के स्वामित्व का मकान हो। एक बार फिर से देखें कि यदि पॉपुलेशन जो है अप टू 10 लैक्स है, सो 7.5% ऑफ सैलरी। यदि मान लीजिए 10 लाख से अबव हो बट अप टू 25 लाख से 25 लाख तक हो तो 10% ऑफ सैलरी। अबव 25 लाख सो 15% ऑफ सैलरी, वेतन का 25%, 15%, 15% ऑफ सैलरी। अच्छा, ये तो हो गया आपका फिर वही अनफर्निश्ड हाउस आरएफएच। फिर इसमें वही आपके वही रूल से जो कि फर्नीचर दिया गया तो 10% ऑफ कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी, यदि वो किराए पर लिए गए हैं तो किराए को ऐड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब फर्निश्ड से अनफर्निश्ड से फर्निश्ड में आपको जाना है तो रूल्स वही हैं, फिर तो वो वही 10% ऑफ कॉस्ट या फिर उसका रेंट। क्लियर है ये? एक बार फिर से देख लें, यदि मकान जो है, जो फैसिलिटीज़ दी गई है वो उसका ऑनरशिप किसकी है? एम्प्लॉयर की, नियोक्ता की, और शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है? अप टू 10 लैक्स, 10 लाख तक है, तो 7.5% ऑफ सैलरी कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये? अच्छा, और यदि 10 लाख से ज़्यादा और कब कहाँ तक है? 25 लाख तक है, तो अप टू 25 लैक्स से, सो 10% ऑफ सैलरी। अब 25 लाख से 25 लाख से ज़्यादा है देन 15%, 15% वेतन का। क्लियर? अच्छा, अब बार बार हम कह रहे हैं कि आरएफ ये सैलरी का, तो ये यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है पहले आप ये समझें। एचआरए कैलकुलेशन यानी मकान किराए के भत्ते की गणना में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या थी? बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन विच इज गिवन ऑन द पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे डीए डीपी क्या है ये भी आपको बता चुके हैं कि डीए डीपी तभी कहलाता है यदि वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। और नंबर 2, डीए इज टू बी कंसिडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, स्पेशली रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की गणना में शामिल किया जाता है। और थर्ड वन इज वाइल इट इज टू बी कंसिडर फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अवकाश लाभ संबंधी गणना में शामिल किया जाता है, तो फिर वो डीए डीए नहीं डीपी कहलाता है। क्लियर है ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब एचआरए मकान किराया भत्ते में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या थी? बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। यहाँ आरएफएच के कैलकुलेशन में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है ये देखिए, यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी है बेसिक, तो बेसिक तो सभी में दैट मीन्स बेसिक सैलरी, प्लस डीपी यानी डियरनेस पे, महंगाई वेतन। क्लियर है ये? प्लस बोनस, बोनस भी यदि एम्प्लॉय को दिया गया है, प्लस कमीशन, कमीशन नॉट नेसेसरी सर्टेन % हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, कमीशन बस भी दिया गया तो भी हम इसे ऐड करेंगे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, सभी प्रकार के कर योग्य भत्ते। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई जो ये अलाउंसेस है वो पार्टी टैक्सेबल है, पार्टी एग्जम्प्टेड, तो सो
taxable part of the that particular amount will be added for this calculation of meaning of salary. यदि मान लीजिए कुछ आंशिक कर योग्य भत्ते हैं, आंशिक कर मुक्त हैं, तो उसमें जो कर योग्य वाला भाग है उसे शामिल किया जाएगा और टैक्सेबल अलाउंसेस में उसे भी, मतलब कुछ तो अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है वो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, साथ में पार्टी टैक्सेबल वाले, पार्टी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का टैक्सेबल वाला पार्ट भी मीनिंग ऑफ सैलरी में हम ऐड करेंगे। तो आरएफएच के कैलकुलेशन के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीपी प्लस बोनस प्लस कमीशन नॉट नेसेसरी सर्टेन परसेंट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। क्लियर है ये? अच्छा, तो एक बार फिर से भाई, यदि पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं, मकान किसका है, नियोक्ता के स्वामित्व का, तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, यदि उस शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है सो 7.5% ऑफ सैलरी, अब 10 लाख बट अप टू 25 लाख से 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक हो, तब हम क्या करेंगे 10% ऑफ सैलरी, और यदि अब 25 लाख है देन 15% ऑफ सैलरी। क्लियर है? ये रूल्स आपको याद रखना है और कॉपी पर या आपके जो रजिस्टर हैं वहाँ पर बार बार लिखिए इसको, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी भी आप समझ गए किस तरह से। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सकलेचा सर की बुक का, हम ले लेते हैं। इलस्ट्रेट प्रॉब्लम है मिस्टर राकेश सोडानी का। लिखा हुआ है मिस्टर राकेश सोडानी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, the company provided him rent free accommodation, he receives a salary rupees 15,000 per month, dearness allowance 20%, commission 25,000 annually and bonus equal to 2 months salary, 2 months की सैलरी के इक्वलेंट का बोनस। Evaluate the rent free house facility in the following situations if the employees is posted at। तो पहले तो ये अलग अलग कंडीशन वाली ही इज़ इन जयपुर है, फिर नेक्स्ट वन ही इज़ इन इंदौर है, फिर धार है, धार भी जो है उसमें आता है, मालवा में है। अब देखें यहाँ पर पहले तो आप मीनिंग ऑफ सैलरी देख लीजिए कि कितनी है, तो 15,000 पर मंथ है, ये सकलेचा सर की बुक का है। यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी में लिखते हैं बेसिक है 15,000 पर मंथ, तो आप मल्टीप्लाई की इसको आई थिंक 1,80,000 एनुअली आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 15,000 इंटू 12 कर लिया, ठीक है, 1,80,000 आ गया, तो 1,80,000 रुपये, ये तो हो गया इनका सब बेसिक हो गया। क्लियर है ये? अच्छा, फिर और क्या लिखा है, डीए है, तो डीए तो हम कंसीडर ही नहीं करते, हमें तो डीपी चाहिए होता है, सो इसको आप जो है वो इग्नोर करेंगे। फिर है कमीशन है और बोनस है। नेक्स्ट वन इज कमीशन आपको दिया हुआ है वार्षिक कमीशन, एनुअल कमीशन रुपीज़ 25,000, तो ये 25,000 ये कमीशन आ गया। फिर और क्या दिया है, बोनस है, बोनस इज इक्वल टू 2 मंथ सैलरी, ठीक है, तो बोनस इज इक्वल टू 2 मंथ सैलरी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 2 रिजल्टेड रुपीज़ 30,000, 30,000 रुपये। और कुछ तो कहा नहीं है इसमें, है ना। तो अब आप देखें मीनिंग ऑफ सैलरी में ये 3 आइटम आ रहे हैं, बेसिक प्लस डीपी है नहीं, कमीशन और बोनस, टोटल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 210, 230, 235, 2,35,000 रुपये, ये मीनिंग ऑफ सैलरी आ गई। एक बार फिर से देख लें, 2,30,000, 235, ठीक है, 2,35,000 ये इनकी सैलरी आ गई, मीनिंग ऑफ सैलरी। अब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कंडीशन फर्स्ट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, ही इज इन जयपुर, population also given in the question, population 36 lakhs है, the company pays rent rupees 10,000 per month, population है 36 लाख है और कंपनी जो रेंट पेड करती है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जो है आप देख लीजिए कि मकान किसका है, मकान जो है अच्छा फेयर रेंट है, फेयर रेंट 10,000 पर मंथ है और उसके बाद में कंपनी का खुद का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो 2,35,000 मीनिंग ऑफ सैलरी आई,
पॉपुलेशन कितनी है, अब 25 लैक्स है, दैट मीन्स 15%, तो 2,35,000 का 15% आप निकाल लीजिए, 35,250 ये मकान का वैल्यूएशन आएगा। मतलब किसका मकान किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का। फेयर रेंट दिया गया, फेयर रेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर जो है उसका खुद का मकान है, तो फेयर रेंट ने हम पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, और कितना है 36 लैक्स की पॉपुलेशन है, अब 25 लैक्स है, तो हम कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में हम क्या लेंगे 15% ऑफ सैलरी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2,35,000 का 15%, दैट मीन्स टू से ₹35250, दैट इज द वैल्यू ऑफ RFH, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू। सेकंड कंडीशन में क्या है, ही इज रिसाइडिंग एट इंदौर, और इंदौर की पॉपुलेशन जो है वो 23 लैक्स इन्होंने दे रखी है, और ऑनरशिप कंपनी की खुद की है, जिसका फेयर रेंट 8,000 पर मंथ है। अब जब ऑनरशिप खुद की रहती है तो हम फेयर रेंट को इग्नोर करते हैं। तब हमें क्या करना है, अब पॉपुलेशन है 23 लैक्स, दैट मीन्स अब 10 लैक्स बट अप टू 25 लैक्स है, तो हमें कितना लेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी आई फिर 235, तो 235 का 10% सिंपल 23,500 आ जाएगा, ये आ गया सब। ठीक है, इस तरह से जो है 23,500। थर्ड वन यू हैव गिवन ही इज रिसाइडिंग एट धार, और धार की पॉपुलेशन भी दे रखी है 3 लैक्स है, और ऑनरशिप किसकी है, कंपनी की खुद की है, 3,000 पर मंथ का रेंट है। तो ऑनरशिप जब रहती है तो पॉपुलेशन हम कंसीडर करते हैं 3 लाख है, तो अप टू अंडर 10 लैक्स से, अंडर 10 लैक्स में कितना कैलकुलेशन करना है 7.5% ऑफ सैलरी, तो 2,35,000 का 7.5%, तो ये आ गया 17,625, तो ये आ गया। क्लियर है ये। अच्छा, ये तो हो गया अनफर्निश्ड हाउस है। और यदि मान लीजिए फर्निश्ड हाउस दिया रहता है, या फिर इस तरह से फर्नीचर की वैल्यू या रेंट दिया रहता, तो यदि कॉस्ट दी है तो हम 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देते इन जो वैल्यूज़ आई थी अनफर्निश्ड हाउस में, तो फर्निश्ड हाउस का वैल्यूशन कहलाता। और यदि मान लीजिए रेंट दिया गया है, सो हम रेंट, दो में से कोई एक ही होगा, लेकिन यदि रेंट और कॉस्ट दोनों दी गई तो आप रेंट को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये। अब यदि मान लीजिए जो वैल्यूएशन आया उसमें से एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट पर मंथ लिया जा रहा है, या उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जा रहा है, तो यदि मान लीजिए सपोज फर्स्ट कंडीशन में इट वॉज ₹35250, 35,250 आया, और यदि एम्प्लॉय से कहा गया कि साहब आप 500 पर मंथ जो आपकी सैलरी से हम डिडक्ट कर लेंगे RFH के लिए, तो 500 पर मंथ दैट मीन्स ₹6,000 फॉर अ ईयर, तो 35,250 में से हम माइनस कर देंगे वो 6,000, तो 29,250 विल बी द कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। यानी पहले आप RFH का कैलकुलेशन कर दीजिए, और उसके बाद उसमें से यदि एम्प्लॉय से किसी प्रकार की सैलरी में से या फिर उससे पर्सनली कुछ अमाउंट लिया जाता है किराए के नाम पर, वो RFH के वैल्यूज़ में से आप माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंसिंग पॉजिटिव अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। अच्छा, जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा मांग लिया गया, हालांकि एम्प्लॉयर इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि 35,250 वैल्यूएशन आ रहा है और उससे 40,000 रुपये मांग लिए जाए, और यदि मान लीजिए मांग लिया जाए तो यहाँ पे भाई इनकम टैक्स नेगेटिव अमाउंट दैट मीन्स नील, तो वहाँ पर टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा RFH में। इस तरह से जो है ये कब किस कंडीशन में कि मकान जो है वो किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का हो, पॉपुलेशन कंसीडर करते हो उसमें। ठीक, अब यहाँ पर जब मकान खुद का हो तो पॉपुलेशन कैसे कंसीडर करें, एक बार फिर से देख लें। यदि 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो सैलरी का 7.5%, यदि 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख रुपए नहीं पॉपुलेशन, यदि 10 लाख से ज़्यादा बट अप टू 25 लैक्स 25 लाख तक हो तो सैलरी का 10%, 7.5%, फिर 10%, फिर 25 लैक्स से अब पॉपुलेशन हो तो फिर कितनी भी हो, फिर 1 करोड़ 2.5 करोड़, मुंबई दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है वैसे भी हो सकती है, सब
25 अब कैटेगरी में आएंगे, तब हम क्या करेंगे, सैलरी का 15% लेंगे। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बुक्स वगैरह भी देखें और कॉपी पर एक बार लिख कर भी देखें, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, यदि मकान जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, या तो उसने रेंट पे लिया है, लीज पर लिया है, ठीक है। लीज का मतलब होता है पट्टा। अब पट्टे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस मकान के चारों तरफ पट्टा बांध दिया, बेल्ट बांध दिया, वो हो गया पट्टे पर मकान, ठीक है। लीज आप समझते हैं किस तरह से। तो यदि लीज पर लिया गया, लीज मतलब इकट्ठे आप 20 साल 25 साल के लिए वो मकान ले लिए गए हैं, जैसे रॉयल्टी की कैलकुलेशन में करते हैं आप, है ना, अकाउंट में। तो यदि मान लीजिए किराए पर हो या लीज पर हो, तब हम पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर ध्यान नहीं देंगे। तब हम क्या करेंगे, तो वही फिर ये नहीं देखेंगे कि शहर में कितनी पॉपुलेशन है। फिर रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो भी किराए का भुगतान किया गया है वह, या फिर वेतन का 15%। वेतन की मीनिंग यहाँ पर वही है। मीनिंग क्या है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर RFH, बेसिक सैलरी प्लस DP प्लस कमीशन, नॉट नेसेसरी 13%। यदि हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कमीशन भी लिखा हो तो भी चलेगा, ठीक। तो कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का टैक्सेबल वाला पार्ट जो है वो हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये मीनिंग ऑफ सैलरी में आता। अब यहाँ पर जब मकान किसका है, मकान नियोक्ता का नहीं है, उसने किराए पर ले रखा है या फिर लीज पर यानी पट्टे पर ले रखा है, तब हम क्या करेंगे, रेंट पेड या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो कम हो वो RFH की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है, सिंपल। चलिए, अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ है रेंट फ्री हाउस की, ये तो मकान हुआ। मकान के अलावा यदि मान लीजिए होटल्स वगैरह में दी गई है, अब होटल में क्यों ये फैसिलिटी दी जाती है, तो जनरली जो है इस तरह से कि टेम्परेरी बेसिस पे, मान लीजिए जो एम्प्लॉई है उसका ट्रांसफ़र हुआ सपोज़ उज्जैन से, ठीक है, उज्जैन से वो ट्रांसफ़र होके मान लीजिए जबलपुर के पास मान लीजिए कटनी में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि कटनी में जो है जिस वक्त वो आया उस वक्त वो क्वार्टर्स खाली हो या फैसिलिटीज़ जो है वो तुरंत प्रोवाइड की जा सकती हो। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को ऐसा तो नहीं कहेगा साहब कि उज्जैन से आप जो कटनी तक जो बाय ट्रेन जो सोमनाथ एक्सप्रेस चलती उसमें बैठो और अप डाउन बैठ के करो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस भी काफ़ी है, उज्जैन और कटनी की डिस्टेंस जो है आई थिंक इतनी तो है कि शायद 8-9 घंटे लग जाएंगे, तो फिर वो जॉब कब करेगा। तो इस तरह से जो है वहाँ पर कटनी में उसे टेम्प्रेरी बेसिस पर होटल में रुकवा दिया गया, और वो फैसिलिटीज़ जो है टेम्प्रेरी बेसिस पर हो और 15 दिन से ज़्यादा हो तभी टैक्सेबल होगी। 15 दिन से ज़्यादा रुका हो, 15 दिन से कम रुका होगा तब वहाँ पर ये नील है, तब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तब किस तरह से कैलकुलेशन होगा उस RFH की वैल्यूएशन जो है, तो वहाँ पर सैलरी का उन जितने दिन रुका, यदि मान लीजिए वो 30 डेज़ रुका, तो ऐसा नहीं होगा कि 15 डेज़ हम माइनस करें रिमेनिंग 15 डेज़ का। यदि वो 16 डेज़ भी रुकता है तो पूरे 16 डेज़ की सैलरी का 24%। यदि 30 डेज़ स्टे करता है तो उस 30 डेज़ की सैलरी का, पूरे साल भर की नहीं, 30 डेज़ की सैलरी का 24% निकालेंगे, या फिर जो रेंट पेड किया गया है दोनों में जो कम हो वो वैल्यूएशन ऑफ RFH या होटल फैसिलिटीज़ कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखें, जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है, लिखा है, इलस्ट्रेट प्रॉब्लम है, मिस्टर संदीप माथुर इज ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इनका ट्रांसफ़र बुक में कहाँ पे हुआ है, भोपाल से जबलपुर हुआ, ठीक है, और अपने एम्प्लॉय का अपन कहाँ से करा रहे हैं, उज्जैन से कटनी। हिज स्टे इन अ होटल जबलपुर फॉर 30 डेज, द होटल चार्जेस ₹800 पर डे एज रेंट, 800 रुपये पर डे का रेंट है। हिज सैलरी ऑफ लास्ट ईयर for the valuation is ₹3,65,000. The amount recovered by the employer
फॉर हिज स्टे इन अ होटल ₹100 पर डे, उससे 100 रुपये पर डे वसूल भी कर लिए गए। अब देखिए यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन इस तरह से देखें, 3,65,000, देखें अमाउंट भी ऐसे देते हैं कि प्रॉपर कैलकुलेट हो जाए, उन्हें पता है कि 365 डेज से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ उसकी सैलरी कितनी है साल भर की, 3,65,000 रुपये। मीनिंग ऑफ सैलरी वही इन्होंने कैलकुलेट करके दे दी कि साहब वो 3,65,000 3,65,000 है। तो पहले आप 3,65,000 डिवाइडेड बाय 365 कर दें, ठीक है। तो ये 1 डे की, एक दिन की सैलरी आ गई 1,000। वो कितने दिन रहा है, 30 डेज स्टे किया उसने होटल में, तो यह आ गया 30,000। क्लियर है ये। एक बार फिर 3,65,000 में 365 दिन का भाग दे दिया, साल भर में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन का आ गया 1,000 रुपये। वो कितने, एक दिन की सैलरी, नॉट रेंट ऑफ होटल है। और वो कितने दिन होटल में रुका है, 30 डेज, तो 30 कर दीजिए 30,000। फिर इसका आप 24% निकालिए, तो 24% हो गया इसका 7,200। क्लियर है ये। तो ये 7,200 लिखा हमने। फिर उसके बाद उसका होटल का किराया कितना था, इट वॉज ₹800 पर डे, तो 800 इंटू 30 कर दीजिए आप, दैट मीन्स ₹24,000। क्लियर है ये। अब ये आपके पास में दो अमाउंट आ गए, 24% ऑफ सैलरी 7,200 और 24,000 एक्चुअल रेंट पेड, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो। तो 24,000 और 7,200 में कम क्या है, 7,200 ही कम है। तो ये 7,200 ये होटल का वैल्यूएशन आ गया। लेकिन उससे पर डे जो है वो 100 रुपये जो है वसूल लिए गए। जैसे कहते हैं ना, एम्प्लॉयर कहते हैं सब कुछ तो दो, तो लो भैया 100 रुपये पर डे उससे ले लिए। तो 30 दिन रुका, तो कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गए। तो आपके 7,200 में से ये 3,000 आप माइनस कर दीजिए, तो 4,200 विल बी द वैल्यू ऑफ होटल फैसिलिटी। ये होटल की सुविधा का मूल्यांकन होगा। अरे समझ में, एक बार फिर से समझे कि उसको साल भर में सैलरी मिल रही है 3,65,000 रुपये। तो हमने 365 डेज से डिवाइड कर लिया, तो एक दिन की सैलरी 1,000 रुपये आ गई। वो स्टे किया उसने होटल में 30 दिन रुका है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक दिन की 1,000, तो 30 दिन की 30,000। ये जो 30,000 30 दिन क्या है, उसका 24% निकाला, तो अमाउंट आ गया 7,200। क्लियर यहाँ तक। सेकंड कैलकुलेशन क्या करना है उसका, रेंट पेड। तो रेंट कितना पेड किया गया है एम्प्लॉयर ने, 800 पर डे, तो 30 डेज का हो गया 24,000। अब ये रेंट पेड या कैलकुलेटेड अमाउंट विच एवर इज लेस, तो 24,000 और 7,200 में कम क्या, 7,200 रुपये। अब इस 7,200 रुपये में से उससे कितने मांगे एम्प्लॉय से, उससे कहा भैया 100 रुपये तो दो पर डे, तो 30 दिन के कितने ले लिए उससे, 3,000 रुपये। तो ये जो विच एवर इज लेस अमाउंट था ना 7,200, उसमें से 3,000 हमने माइनस कर दिया, तो 4,200 जो टैक्सेबल अमाउंट है असेसी की एम्प्लॉय की सैलरी में ये ऐड कर दिया जाएगा, ताकि वो टैक्सेबल अमाउंट बढ़ता चला जाए। क्लियर है ये। इस तरह ये होटल की फैसिलिटीज़ है। फिर ट्रांसफ़र है। देखिए आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना, उनका ट्रांसफ़र जो समर आता है गर्मी के दिनों में, उनका ट्रांसफ़र बिल्कुल लिस्ट तैयार हो जाती हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो भोपाल में इस एक ट्रांसफ़र का एक अलग ही माहौल होता है ना। भोपाल में जो आप देखेंगे जो इसके लिए ऑफिसेस हैं वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ दिखती है आपको। तो एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है एक शहर से दूसरे शहर में। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मान लीजिए जनरली ऐसा होता है ना कि मान लीजिए भोपाल में था एम्प्लॉय पहले और उसका ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया, तो मान लीजिए उसके बच्चे जो हैं वो भोपाल में पढ़ रहे थे, या फिर मिड सेशन में कभी अक्टूबर नवंबर में यदि ट्रांसफ़र हुआ, तो एम्प्लॉय जनरली यही करेगा कि साहब यदि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो पहले उनका कंप्लीट हो जाए, 1 ईयर तो कंप्लीट हो। यदि मान लीजिए बच्चे 12th क्लास में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर या 12th क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर उन्हें जबलपुर शिफ्ट किया जाए। एम्प्लॉय तो आ जाता है लेकिन अपनी फैमिली को वहीं रखता है। अच्छा, यदि मान लीजिए इस तरह की फैसिलिटीज़
90 दिन से ज़्यादा चलती हैं। कैसे कि यदि जो मकान है जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था वो भोपाल वाला मकान भी उसके पास में और जबलपुर में जो मकान मिला वो भी उसके पास में है, 90 डेज तक तो कुछ नहीं है, सब ठीक है चल जाएगा। लेकिन 90 दिन से ज़्यादा रहता है तो फिर वो दोनों मकान, मतलब कहाँ, भोपाल वाला भी और जबलपुर वाला, दोनों मकान का वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा, मतलब उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और टैक्सेबल अमाउंट जो है उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। क्लियर है। यदि मान लीजिए जो है एम्प्लॉय वहाँ फैसिलिटीज़ को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, वहाँ पे रेंट पे रहने लगता है और यहाँ पे जबलपुर में फैसिलिटीज़ रहता है, तो जबलपुर वाली फैसिलिटीज़ जो है वो टैक्सेबल कहलाएगी। क्लियर है। 90 डेज तक कुछ नहीं है, लेकिन 90 डेज या उससे कम हो तो एग्जाम्पशन है और उससे ज़्यादा हो तो फिर दोनों मकान का यदि लिखा हुआ है, यदि ऐसी आवास सुविधा 90 दिन या इससे कम है तो दोनों में से एक टैक्सेबल होगा, मतलब जो भी कम हो। लेकिन यदि 90 दिन से ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ ले रहे दोनों मकानों की तो दोनों ही टैक्सेबल होंगी। क्लियर है ये। अच्छा, इसके अलावा कुछ और थोड़े से बहुत प्रोविजंस हैं। ये रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटीज़, यदि मान लीजिए जज साहब को, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई है, माननीय न्यायाधीश महोदय को, तो ये एग्जेम्प्टेड होगी, कर मुक्त है, इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। फिर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ टू एन ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, अ यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, संसद के अधिकारियों को, केंद्रीय मंत्रियों को या फिर विपक्ष के नेता को। ठीक है, यदि ये फैसिलिटीज़ दी गई है तो एग्जेम्प्टेड होगी। रिमोट एरिया, रिमोट एरिया का मतलब टीवी वाला रिमोट नहीं, रिमोट यानी दूरस्थ, जो बहुत दूर है। लेकिन बहुत दूर का मतलब अब इतनी दूर भी नहीं, जनरली जो शहर उससे 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ठीक है, और उस मतलब 40 से कम ना हो, अब 40 किलोमीटर हो, बियॉन्ड द 40 किलोमीटर्स हो, और पॉपुलेशन उसकी यदि 20,000 से ज़्यादा नहीं है, शहर से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और पॉपुलेशन वहाँ की 20,000 से ज़्यादा नहीं है, वहाँ इस प्रकार की अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ दी गई है एम्प्लॉय को, तो उसकी वैल्यू नील होगी, टैक्सेबल नहीं होगा, कर मुक्त होगा। दूरस्थ क्षेत्र, फिर यदि एम्प्लॉय जो है वो माइनिंग एरिया में है और माइनिंग एरिया, माइनिंग साइट पर जो है ये फैसिलिटीज़ दी गई है तो भी एग्जम्पशन मिलेगा, वहाँ पे आरएफएच टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है ये। और यदि मान लीजिए एक से ज़्यादा से एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रही, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ किसी एक से मिली है, तो सारे जितने एम्प्लॉयर से सैलरी मिली उन सबको कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद आरएफएच का वैल्यूएशन किया जाएगा। समझ में। तो इस तरह से जो है भैया ये मकान किराया मुक्त मकान आरएफएच का वैल्यूएशन किया जाता है। मैं समझता हूँ आपसे बनेगा ये। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ नहीं करना, आपको फेयर रेंट इन सबको इग्नोर करना है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जितना किराया दिया गया है वो लेंगे। और यदि मान लीजिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तब उनके लिए क्या, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आप देखेंगे कि यदि मकान जो है वो नियोक्ता का खुद का हो तो फिर पॉपुलेशन कंसीडर करनी है। यदि 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज़्यादा बट अप टू 25 लैक्स हो तो 10% ऑफ सैलरी, अब 25 लैक्स पॉपुलेशन हो तो 15% ऑफ सैलरी। यहाँ सैलरी की मीनिंग क्या है, बेसिक है, डीपी है, कमीशन है, बोनस है और टैक्सेबल अलाउंसेस है। ठीक है, और पार्टी टैक्सेबल, पार्टी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का टैक्सेबल वाला पार्ट भी हम ऐड करेंगे। यदि मकान नियोक्ता का खुद का नहीं है, उसने किराए पर ले रखा है या लीज पर ले रखा है पट्टे पर, तो फिर क्या करेंगे, तो रेंट पेड या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। बस इस तरह का कैलकुलेशन है। ठीक है, और होटल की फैसिलिटीज़ में 24% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, और कितने, जितने दिन रुका उस उतने दिनों की सैलरी का 24%, साल भर की सैलरी का 24% नहीं। आरएसएन में चलिए इस तरह से भैया करो बढ़िया आरएफएच का कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोटर कार का वैल्यूएशन। ठीक है, मोटर कार का वैल्यूएशन मतलब वैसे मोटर कार नहीं कि हमें सेल करना है, और उसका वैल्यूएशन उस फैसिलिटीज़ का। ठीक है, वाहन सुविधा जो दी गई है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी
उस सुविधा का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ज़रूरत की हैं। ये आपके क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा उसमें ये इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इन कैलकुलेशंस की। ठीक है, चल आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।